नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। जैसा कि आप जानते हैं, जब राजस्थान का नाम लिया जाता है तो राजस्थान के नाम लेते ही जो परिदृश्य आंखों के सामने आता है उसमें रेतीलो, सुरीलो, रंगीलो राजस्थान, ऊंट, रेगिस्तान, ये सब चीज़ें। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि राजस्थान अब डेवलप हो चुका है। राजस्थान की जो तस्वीर है वो लगातार बदल रही है। राजस्थान में बात की जाए बाड़मेर की, तो बाड़मेर अपने आप में फेमस है ऐतिहासिक किलों के लिए, प्राचीन मंदिरों के लिए, जो थार महोत्सव होता है उसके लिए। कुल मिला के बाड़मेर अपनी समृद्ध विरासत, जीवंत संस्कृति और रेगिस्तानी पहचान के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ जो है बाड़मेर अभी और भी फेमस हो चुका था। अपने आप में जो शिव विधानसभा है वो एक हॉट सीट बन चुकी थी। शिव विधानसभा सीट से ही रिलेटेड जो व्यक्ति हैं वो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं 2 लाइनें उनके स्वागत में कहना चाहूँगा कि बातें कम और काम ज़्यादा, बातें कम और काम ज़्यादा है जिनका असल रूप, ऐसो है हमारे बाड़मेर रो शेर म्हारो स्वरूप। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा बाड़मेर की राजनीति के, राजस्थान की राजनीति के कद्दावर स्वरूप सिंह जी साहब का। हुक्म, आज जो समय निकाला आपने उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। लोकमत राजस्थान में आज इंटरव्यू सेशन के लिए आपने समय निकाला। हालांकि काफ़ी लंबा जो है आपका सफ़र रहा है, चाहे हम राजनीतिक सफ़र की बात करें, काफ़ी लंबा रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। सबसे पहले मैं जो सवाल उठाना चाहूँगा वो लेना चाहूँगा आरएसएस से, क्योंकि आरएसएस से आपका जुड़ाव जो है सभी जानते हैं। आरएसएस में लंबे समय तक जो है, अभी भी आप जो है काम कर रहे हैं, आरएसएस के एक अभिन्न अंग है। आरएसएस किसी के भी जीवन को किस तरह से प्रभावित कर देती है, एक अनुशासित ढंग से जो है जीवन जीने की कला सीख जाता है इंसान। क्या कुछ कहना चाहेंगे आरएसएस? कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद मैं मेरे व्यवसाय में लगा था। इसी दौरान आरएसएस के किसी आदरणीय प्रचारक के संपर्क में आ गया। मैंने उनके जीवन में त्याग, तपस्या, संयम, धैर्य, समर्पण, अनुशासन, ये सारी चीजें देखी। दुनिया को कल्पना नहीं है कि शिक्षा पूर्ण करने के बाद में कोई व्यक्ति परिवार से अनुमति लेकर के देश, धर्म, समाज के लिए संपूर्ण जीवन अर्पित कर देता है और इस सांसारिक चकाचौंध से आकर्षणों को त्याग करके केवल और केवल देश की चिंता और साधना, तपस्या, उसी का परिणाम है कि आज संघ 100 साल का हो गया। बिल्कुल। और भारत आज़ाद होने के बाद में भारत का ये स्वरूप बदला है। निश्चित तौर पे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में भारत का आज जो स्थान है उसमें अगर सबसे बड़ा कोई योगदान है तो आरएसएस का है। निश्चित तौर पे पूर्वोत्तर में जहां ये पूछते थे क्या आप भारत से आए हैं, जम्मू कश्मीर में स्थितियां बड़ी विकट थी, ऐसा ही दक्षिण में था। बिल्कुल। चीन बार बार भभकियां देता था और पाकिस्तान नापाक हरकतें बार बार करता था। बिल्कुल। तो आरएसएस के कारण ही बहुत सारे तपे तपाए कार्यकर्ता जिन्होंने शाखाएं भी चलाई, सामाजिक जीवन में काम भी किया, राजनीतिक जीवन में काम भी किया। उसी कड़ी में तपे तपाए श्रद्धेय अटल जी और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी राजनीति के माध्यम से देश की दिशा और दशा बदल दी। बिल्कुल। आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। निश्चित तौर पे सामरिक दृष्टिकोण से आज स्थिति ये है कि चीन के सैनिकों को हमारे सैनिकों ने लठों से ठोक करके उनको औकात दिखा दी और वापस चीन के अंदर भेज दिया कि जमीन तुम्हारी नहीं हमारी है। बिल्कुल। उसी जमीन पर जब 2013 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और वहां पर ऐसे ही भारत और चीन की सेना के मध्य कुछ विवाद हुआ और मनमोहन सिंह जी यहां से हवाई जहाज से अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के लिए तैयार होते हैं। चीन से मैसेज आता है कि आपको वो यात्रा रद्द करनी है। वो यात्रा कैंसिल हुई। बिल्कुल। आज के समय में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने घुटने टेक करके भारत को समर्पण होकर के भारत को हाथ जोड़े कि अब हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम भविष्य में आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेंगे और युद्ध समाप्ति की घोषणा की जाए। तो ये जो सीन बदला है 100 साल की आरएसएस की साधना के कारण, उन लाखों संघ के कार्यकर्ताओं और हजारों संघ के प्रचारकों की उस साधना, समर्पण और बलिदान और त्याग तपस्या के परिणाम स्वरूप ये परिदृश्य हमारे सामने बदला है।
आज हम चैन की नींद सो पाते हैं। और कूटनीतिक रूप से भारत हर मोर्चे पर अपनी विजयश्री जो हासिल करता है, नरेंद्र मोदी जी ने लोहा मनवाया भारत का, वो संस्कार आरएसएस के हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, केरल से केदार, कच्छ से कामरू तक जो गुंजायमान हो रहा है, ये आरएसएस की देन है। निश्चित तौर पे स्वाभाविक रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरा देश आरएसएस से जुड़ गया, क्योंकि पूजनीय सरसंघ चालक जी यही कहते हैं कि देश में रहने वाली जातियां, मत, पंथ, संप्रदाय, उनकी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, परंतु इस हिंदुस्तान का रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिंदू है। निश्चित तौर कहीं न कहीं हिंदुस्तान के रहने वाले सभी हिंदुस्तानियों ने ये स्वीकार कर लिया कि हम हिंदू हैं। बिल्कुल। और हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी होने का जो गौरव हासिल हुआ है, अब वो मन से बोलते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। निश्चित तौर पर भारतीय होने की अनुभूति इन वर्षों में हुई, 10-12 वर्षों में, जब राजनीतिक उथल पुथल चला इन पिछले 75-77 सालों में, अस्थिरता का जो दौर चला है, स्वाभिमान भारत में नजदीक कहीं नहीं था, क्योंकि सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में थी जिन्होंने सेना के हाथ बांध रखे थे। हमारे मान बिंदु, हमारे सांस्कृतिक स्थल, उनके बारे में उनको चिंता नहीं थी, बल्कि अपना घर भरने की चिंता थी। और पड़ोसी जो देश है, चीन है, चाहे पाकिस्तान है, उनको दामाद बना रखा था। उनकी इच्छा के अनुसार भारत में राजनीति चलती थी। वो परिदृश्य जो बदला है, वो आरएसएस के कारण बदला है। लेकिन निश्चित तौर पे मैं इसीलिए जो है पहला सवाल आरएसएस का इसीलिए किया, जो राष्ट्रभक्ति, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम, जो चीज़ें हैं, जैसा कि अभी सर ने बताया कि 10-15 सालों के अंदर जो परिदृश्य पूरा बदला है, जो हमारी युवा पीढ़ी है उसकी सोच जो डेवलप हुई है, जो जागृति आई है, वो बिल्कुल इन्हीं कारणों से आई है। और एक बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ी अच्छी जिम्मेदारी जो है आरएसएस ने यहाँ पे वहन की है कि संपूर्ण रूप से राष्ट्र प्रेम की जो भावना है उसकी अलग जो है आरएसएस के द्वारा जगाई गई है। मैंने पूर्व में भी जो है काफ़ी आरएसएस जुड़े हुए लोग थे, उनके भी इंटरव्यूज़ किए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है काफ़ी चीज़ें जानना, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें जो होती है उसमें से निकल के आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे बाड़मेर से आप आते हैं, वहाँ की राजनीति के बारे में, राजनीतिक जो भी परिदृश्य वहाँ पे बना हुआ है, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं, और भी जो है पार्टी ने आपको जिम्मेदारियाँ दी वो भी आप निर्वहन कर चुके हैं। ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे हैं सर जो बाड़मेर के अभी भी रेगुलर चल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो अभी और जो आप चला रहे हैं, जिनके ऊपर आप मंथन कर रहे हैं, जिनके ऊपर आप जो जनता आपके सामने लेके आती है उनकी बातें पूरी करते हैं? ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे मान के चलते हैं? जनरली राजस्थान के किसी भी जिले में किसी कर्मचारी को सजा देनी होती थी तो उनको धमकी देते थे कि आपको बाड़मेर भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज की स्थिति ये है कि कर्मचारी अधिकारी बाड़मेर आना चाहते हैं। टूरिस्ट स्पॉट हो चुका, बहुत बड़ा हब हो चुका। बिल्कुल सर। तो बाड़मेर आर्थिक रूप से विकट चुनौतियों से हम जूझते थे। बाद में रिफाइनरी आ गई, कोयला आ गया, अब सोलर आ गया। बहुत सारे स्थानीय और बड़े उद्योग, ये सब खुलने से आर्थिक रूप से बाड़मेर में संपन्नता आई है। प्रधानमंत्री जी जब बाड़मेर आए लोकसभा चुनाव के दौरान 2 बार, 19 का हो चाहे 24 का हो, तो उन्होंने पर्यटन पर बहुत जोर दिया। माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में जब भी बाड़मेर आए अथवा राजस्थान में जहां भी जाते हो, पर्यटन पर पूरा ध्यान देते हैं। बिल्कुल। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से केराडू मेरे गांव के एकदम 5-7 किलोमीटर समीप है। राजस्थान का खजुराहो और 12वीं शताब्दी का बसाया हुआ, उसके पास ठीक पास 25-30 किलोमीटर आगे जूना है। बाहडराव परमार ने जूना बसाया। जूना से लगाकर केराडू तक एक घनी आबादी हुआ करती थी। और दूसरा देवका के पास सूर्य मंदिर है। बिल्कुल। चौटन के पास वीरात्रा का एक ऐतिहासिक मंदिर है। वीर विक्रमादित्य हिंगलाज से एक मूर्ति लेकर के आए थे, माँ वांकल की वीरात्रा नाम से प्रसिद्ध है। तो अभी जो हमारा मिशन है वो ये है कि इधर जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर है। बिल्कुल। जहाँ 65 में 71 में पाकिस्तान ने
गोले गिराए, गोले फूटे नहीं। गोले फूटे नहीं, बिल्कुल। इतना जगदम्बा माता का चमत्कार आशीर्वाद है, प्रताप है, बिल्कुल। वहां से लगाकर। और शिव विधानसभा में बॉर्डर पर रोहिणी के बड़े बड़े दौरे आते हैं, सैंड ड्यून्स जिनको हम कहते हैं। बिल्कुल। फिर मुनाबा का बॉर्डर, ये किराड़ू आ गया, और फिर वीरात्रा का मंदिर, और उसके आगे आ गया बाखासर का रण, जहां पर अभी 13 तारीख को बाखासर के एक शेर हुए, बाखासर के बलवंत सिंह जी चौहान। बिल्कुल। वो बाखासर का रण राजस्थान और गुजरात का एक बॉर्डर का स्थान है, जिसको हम सेतु कह सकते हैं। भारतमाला सड़क बन गई। हाँ, मैं उसी पे भी आधा टॉपिक पे, क्योंकि मैं वो बताना चाहूँगा कि उस जो पूरा प्रोजेक्ट है उसकी परिकल्पना जो है पहले स्वरूप सर जो है उन्होंने करी थी एक तरह से, और बाद में जो है एक बहुत अच्छी चीज़ के रूप में वो सबकी सामने आ चुका है, वो बन चुका है। उसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे सर जी। तो वहां पर मैंने एक बड़ा कार्यक्रम किया था, जी, जी। पूरे जिले के लोगों को, मीडिया को आमंत्रित किया। हाँ हाँ, ऊंट दौड़, घुड़दौड़, वहाँ प्रतियोगिता भी रखी थी। जी जी जी। बड़ा शानदार कार्यक्रम। वहाँ लोक संगीत इत्यादि सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए थे। तो हमारी कल्पना यही थी कि बाखासर का रण सांस्कृतिक रूप से हब बने और आर्थिक रूप से हब बने। सरकार उसी दिशा में प्रयास कर रही है। बिल्कुल। और अभी 13 तारीख को वहाँ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी जी, और केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और कई और संगठनों के पदाधिकारी इत्यादि हजारों लोगों की संख्या में एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। क्योंकि सन 65 और 71 में भारत और पाकिस्तान के मध्य जब युद्ध हुआ, तब बाखासर के बलवंत सिंह जी चौहान, चौहटन के रूप सिंह जी राठौड़ और इन लोगों ने वहां सेना का एक सैनिक के रूप में मार्गदर्शन किया था। उनके अपनी एक सैन्य टुकड़ियां हुआ करती थी। इन्होंने एक सेना का पूरा एक तरह से वहां पूरा रूट चार्ट वही बनाते थे। और इधर सुंदरा में भीम सिंह जी सोडा, इन तीनों ही महापुरुषों ने ये जो पूरी पट्टी है बॉर्डर की, वहां एक घनी आबादी को सेना के साथ मिल करके जो देश को भविष्य में लूटने का प्लान कर रहे थे, जिनको हम राष्ट्रद्रोही कह सकते हैं, उनको यहां से खदेड़ के पाकिस्तान भेज दिया। अन्यथा यहां पर एक मिनी पाकिस्तान बनता। निश्चित। तो श्रद्धेय बलवंत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण का बड़ा एक भव्य कार्यक्रम है। वो एक बाखासर है। यानी बाखासर अनेक मायनों में बड़ा प्रसिद्ध स्थान बनने जा रहा है। बिल्कुल। सांस्कृतिक रूप से, सामरिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से। जब एक महापुरुष की प्रतिमा का बड़ा अनावरण होगा, एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बनने जा रहा है। बिल्कुल। हमें बड़ा गर्व है कि हमारे महापुरुष एक योद्धा के रूप में जिन्होंने भारत की सेना का मार्गदर्शन किया और भारत का मान गौरव बढ़ाया। बिल्कुल। तो वहां पर सामरिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से बाखासर बहुत बड़ा हब बनने वाला है। तो ये बड़ी जो पट्टी है, इन तीनों महापुरुषों ने खाली भी कराई और सेना का पूरा मार्गदर्शन किया। और इनके पास अपनी अपनी सैन्य टुकड़ियां हुआ करती थी। देखिए पुराने जमाने, जब आज भी वहां संसाधन नहीं है, उस समय नजदीक न तो थाने हुआ करते थे, न तो कोई टेलीफोन हुआ करता था। तो कोई भी पाकिस्तान से आकर के आक्रांता जब अटैक करते थे तो इन लोगों के पास जाते थे। तो इनके पास घोड़े, ऊंट और बंदूकों वाले लोग होते थे। यही स्थानीय लोगों को वहां से छुड़ाते थे। कई ऐसी घटनाएं, गायों को छुड़ाने के लिए, बहन बेटी को छुड़ाने के लिए, कई ऐसे युवाओं को अपहरण करके लेके गए। ये टुकड़ी जाती थी पाकिस्तान के अंदर जाकर के धमक करके, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, इसी बात छोटे छोटे स्ट्राइक उस समय भी करते थे। और उनको हम आज ही वंदन नमन करते हैं। उन्होंने बड़ा इतिहास बनाया और हमारे लोगों का अस्तित्व और स्वाभिमान जिंदा रखा। निश्चित तौर पर सर, जो जिन्होंने देश के लिए इतनी कुर्बानी की, देश के लिए जो देश हित के कार्य किए, लोक हित के कार्य जिसको हम कह सकते हैं वो किए, उनको हम भुला नहीं सकते। उनको याद करना, उनकी याद के अंदर जो हम बन पड़े, जो हम कर सकते हैं वो ज़रूरी होता है, वो करना चाहिए। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि आरएसएस की ही, देश प्रेम की ही सीख है कि जिसको लेकर सर जो है लगातार इस तरह के कार्य जो है, जन सेवा के कार्य जो है, राष्ट्र निर्माण के कार्य जो है, उसके अंदर लगातार बने हुए हैं और लगातार उन चीज़ों को कर रहे हैं।
सर चूँकि सरहदी इलाका जो है पूरा है बाड़मेर, और तो ऐसे में सुरक्षा संबंधित और इस तरह के भी मुद्दे जो हैं काफ़ी हावी रहते हैं वहाँ पे। ऐसे कौन से मुद्दे जो आप प्रकाश में लाना चाहते हैं? सुरक्षा का मुद्दा अहम है, क्योंकि मैंने पहले भी उल्लेख किया, जब भारत पाकिस्तान की ये तारबंदी नहीं हुआ करती थी तो बार बार पाकिस्तान से डाकू आकर के आक्रमण करते थे। अब तारबंदी बन गई, लेकिन अब बॉर्डर पर जो कुछ लोग बचे कुचे थे उस समय के, वो बढ़ते 10 गुना संख्या में है। वो जनसंख्या अब स्फोटक रूप से बढ़ गई है, वो कहीं न कहीं समस्या पैदा कर रही है। उसके लिए हम सबको सजग होना होगा। उनकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनका खान पान, वेशभूषा, भाषा, रहने का तरीका, व्यवहार, वो दिनों दिन संदिग्ध होता जा रहा है। ऐसी कुछ घटनाएं हुई हमारे बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर में। तो ऐसे लोगों के प्रति हम सबको और समाज को, सुरक्षा एजेंसियों को, शासन प्रशासन को, पुलिस को, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सुरक्षा सबसे पहले है। उन सबको सजग रहना होगा। ये वहाँ की प्रायोरिटी है और ये एक मानबिंदु का विषय है। निश्चित तौर पे वो अभी भी कई बार आते हैं ना कि बलून्स जो आते हैं ड्रग्स भी सप्लाई करते हैं, इस टाइप की भी जो है परेशानी है। ऐसी घटनाएं चूंकि अब तारबंदी होने के कारण बहुत रेयर होती, कभी भी होती है, जी जी, लेकिन वो असामाजिक तत्व है, अराजक तत्व है, अराष्ट्रीय तत्व है, वो आज भी सक्रिय है। बिल्कुल, अपना काम तो करने का प्रयास करते ही है। तो इनके प्रति हमें सावधान होने की आवश्यकता है। जहां कोई संदिग्ध और अराष्ट्रीय गतिविधि दिखे तो वहां हम लोगों से आह्वान बार बार करते हैं कि वो शासन प्रशासन को बताएं, हम लोगों को बताएं, ताकि समय पर कोई कार्रवाई हो। निश्चित तौर पे सर का नाम जो है ना एक और टर्म में वहाँ पे लिया जाता है। बाड़मेर की राजनीति के अंदर बात करें, पावर सेंटर के नाम के साथ नाम जुड़ा हुआ है। सर जो पावर सेंटर वाली बात है वो मैं जनता के सामने ज़रूर रखना चाहूँगा और आपके मुख से ज़रूर रखना चाहूँगा कि आप पावर सेंटर के नाम से मशहूर हैं। जो उम्मीदें हैं वहाँ की बाड़मेर की जनता की, वो आपसे काफ़ी बड़ी हुई है। किस तरह से जो है, जैसे अभी जो वहाँ के पंचायत समितियों के काफ़ी मामले हैं वो निपटाए, पंचायत समितियाँ जो है प्रॉपर्ली काम करें, सुचारू रूप से काम करें, उसमें भी जो है आप काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भाजपा अभी जो जिस बेस पे काम कर रही है, जी जी, प्रत्येक भाजपा का कार्यकर्ता पावर सेंटर है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसी विधानसभा में लगभग 250 रेवेन्यू विलेज बने, 74 ग्राम पंचायतें बनी, एक पंचायत समिति बनी। ऐसे ही पूरे बाड़मेर जिले में, ऐसे पूरे राजस्थान में। उसके अलावा बहुत सारे जो काम हुए हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बने हो, चाहे अनेक सड़कें बनी हो, अनेक ट्यूबवेल, हेडपंप चाहे खुदे हो, लाइट के क्षेत्र में काम हुआ हो, पशु चिकित्सालय खुले हो, नए विद्यालय खुले हो, क्रमोन्नत हुए हो, जितने सारे काम हुए हैं। आज आप देख रहे हो कि माननीय सीएम साहब CMR में जो जनसुनवाई करते हैं, डेली सैकड़ों की संख्या में लोग जाते हैं निश्चित और उनकी जनसुनवाई करते हैं। फिर अभी 2-5 दिन लगातार एक बैठकें थी, संभागवार बैठकें थी, फिर विधायकों की बैठकें, संगठन की बैठकें, प्रत्याशियों की बैठकें, जो हमारे प्रधान, प्रमुख, पूर्व विधायक, वर्तमान, पूर्व, भावी, सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है, सर्वसमावेशी पार्टी है। पुराने जो कार्यकर्ता है उनके अनुभव का लाभ, वर्तमान है उनसे कार्य करके लाभ, और जो भावी पीढ़ी है उनको तैयार करना। निश्चित। तो हम भाजपा का पावर सेंटर प्रत्येक भाजपा का कार्यकर्ता है। ये जितने भी काम हुए मैंने आज जो आपको गिनाए हैं, सारे कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मति से सुझाव लेकर के हमने जो भी ड्राफ्टिंग जयपुर में भेजी, एज इट इज यहाँ से बन करके स्वीकृत हुई है। ये है भाजपा की कार्य करने की प्रणाली। तो हमारा बूथ अध्यक्ष वो पावर सेंटर है, हमारा मंडल अध्यक्ष पावर सेंटर है, हमारा पंचायत समिति सदस्य भी पावर सेंटर है, हमारा पन्ना प्रमुख भी पावर सेंटर है। भाजपा का हर कार्यकर्ता पावर सेंटर है। निश्चित तौर पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में जिस तरह से जो भी कार्य होते हैं, चाहे कार्यकर्ताओं के काम हो, चाहे जनता के काम हो, उसमें सरकार जो है पूरी तरह से अग्रणी है और सरकार कहीं कोई लूप होल नहीं छोड़ना आती। इसीलिए जो है प्रॉपरली सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जो भी उनके जनसेवक हैं,
जो भी लीडर्स हैं उनको भी पूरी पूरी पावर दे रखी है। लेकिन मैं खास तौर से पावर सेंटर सर के लिए यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्वरूप सर के पास में अगर आप देखें, वर्किंग डेज के अंदर भी देखें, चाहे आप वीकेंड पे भी देखें, तो जन सुनवाई जब ये करते हैं तो अमूमन 500 से 1000 कार्यकर्ता लोग जो है जन सुनवाइयाँ, परेशानियाँ, शिकायतें लेकर आपको आते ही हैं सर। बिल्कुल, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से जो है उनका निराकरण किया जा रहा है? देखिए, ये तो सीएम साहब ने हमारा को व्यक्तिगत कह रखा है जी 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 जी, कि हमेशा जन सुनवाई कीजिए, लोगों की समस्या का समाधान कीजिए। बिल्कुल। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की पालना कर रहे हैं। सरकार कार्यकर्ताओं के काम करती है, तो स्वाभाविक है कि हमें जन सुनवाई करके और त्वरित वहीं बैठे बैठे संबंधित विभाग के अधिकारी को फोन करके और उस समस्या का निदान कैसे करना, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। नहीं सर, प्रतिबद्ध बिल्कुल होना चाहिए। एक मतलब अच्छी प्रजा जो होती है, प्रजा को चलाने का तरीका भी होता है, प्रजातंत्र को चलाने का तरीका भी यही होता है कि तुरंत प्रभाव से जो है उनकी जो परेशानियां हैं उसका निपटारा किया जाए, जिससे प्रजा में शांति रहे और खुशहाली रहे। शिव क्षेत्र की बात करें तो चूंकि इलेक्शन में काफ़ी बड़ा एक हवा जिसे हम कहते हैं, एक हॉट सीट जो है शिव विधानसभा को बना दिया गया था। लेकिन उसके बाद में हम देख रहे हैं जैसे इलेक्शंस हो गए और जिस तरह से जनता के कार्य आप लगातार जो कर रहे हैं और जनता का कनेक्शन जो आपसे लगातार बना हुआ है, तो निश्चित तौर पे एक उपलब्धि आपकी है उसमें। इसी में एक सवाल और आता है कि सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ पे काफ़ी आए, जिसको लेकर धरने प्रदर्शन भी हुए, समझाइशें भी हुई, मुआवजे के दौर भी चले। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, एक तो धरने प्रदर्शन होते हैं स्वयं किसानों के द्वारा, उनके अपने हकों के अधिकारों के लिए धरने प्रदर्शन करते हैं, तो शासन प्रशासन भी समझाइश का प्रयास करता है और उनके हक और अधिकारों के लिए मध्यस्थता करके उनका समाधान करते हैं जी। कुछ धरने होते हैं एक्सटॉर्शन वाले, बिल्कुल डरा धमका करके, जबरन वसूली करके, हाँ, तो ऐसे भी धरने होते हैं। निश्चित तौर पे। तो धरने सब प्रकार के हैं। हाँ हाँ, धरनों में अंतर है। तो सब धरने होते भी हैं, बाकी कंपनियां उसका निदान करती भी है, शासन प्रशासन भी करता भी है। धरने सब प्रकार के हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपका जो एक धरना दिया जाता है हाँ जनता के अधिकारों के लिए, जनता की मूलभूत सुविधाएं अगर नहीं हो रही थी उसके लिए जी, जनता की मांगों के लिए, जनता की पीड़ा का समाधान करने के लिए जी जी। एक धरने प्रदर्शन होते हैं जनता की आड़ में कुछ लोग ब्लैकमेलिंग के लिए। तो ऐसे लोग भी हैं, वो भी धरने देते हैं, जिनका काम केवल धरना देना ही है, जनता से कोई बिल्कुल बिल्कुल न तो जनता की सेवा करना है, न जनता की समस्या सुनना है, न समस्या का समाधान करने का प्रयास करना है, ये केवल धरने देना है फिर भाग जाना है। तो ऐसे लोग भी है। ये वो पैकेट्स होते हैं, इनमें चूर्ण बेचा जाता है, जनता को भी बेचा जाता है और लोगों को बेचा जाता है, नाम ब्रांड कर दिया जाता है। सर का जो इशारा है समझ रहा हूँ किस तरह से जो है बाड़मेर विकास के नाम पे कुछ चीज़ें जो होती है गलत होती है, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए जो है काफ़ी कार्य सर की तरफ से किए गए। आपकी तरफ से किस तरह के कार्य किए गए ऐसी रोकथाम के लिए, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, कार्य तो इन 2 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, सरकार के सहयोग से, हमें खुद याद नहीं, पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों काम हो गए। ये तो मैंने बड़े काम गिना दिए। जी 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 जी। देखिए, हमारे शिव विधानसभा में एक पंचायत समिति बन गई, चमोत्र ग्राम पंचायतें बन गई, 250 रेवेन्यू विलेज बन गए, फिर पशु चिकित्सालय, नए विद्यालय क्रमोन्नत होना, आंगनवाड़ी केंद्र और कई जीएसएस बन गए, 220, 132, 33 के, दुनिया भर के काम। कितनी सड़कें बन गई, कितनी ट्यूबवेल खुद गए, कितने हेडपंप खुद गए, और किसानों के लिए वर्षों से जो लाइट की समस्या थी उनका हाथों हाथ समाधान हो गया। अनगिनत काम है, मुझे याद ही नहीं है, मुझे खुद वो पूरा संभालना पड़ेगा रिकॉर्ड की कितने काम हुए। और 2 सालों में बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 50-60 साल के इतिहास में कभी, मैं तो कह रहा हूं 2-3 टर्म में मिलकर के काम नहीं किए, उतने काम माननीय भजन लाल जी ने केवल 2 साल में कर दिए। निश्चित तौर पे पहले दुनिया भर के काम किए, आप कल्पना से बाहर, आप खुद अगर रिसर्च करेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा, इतने काम हो गए। पहले सही में जैसे सबसे पहले बात ही आती थी कि बाड़मेर जैसलमेर पानी के लिए डार्क जोन हो गया, ये स्थितियाँ हो गई, लाइट्स नहीं आ रही और नहीं आ रही। बट कुछ जो आपका एक तरह से रिपोर्ट कार्ड भी हम देखें तो उसके अंदर जो है क्रॉस कहीं नहीं लगाया जाता, राइट किया जाता है कि यहाँ पे बिजली की जो है सुचारू व्यवस्था चल रही है।
पानी की जो संबंधित परेशानियाँ थी वो बढ़ चुकी है, क्योंकि जो ग्लोबली टूरिज़्म वहाँ पे बूम हुआ है जिस तरह से, तो उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है लगातार जारी है, अनवरत जारी है जी। इसी में जो आगे पूछना चाहूँगा सर, बाड़मेर के विकास को लेके अब जो कुछ नया विज़न आप लोगों ने बनाया है, किस तरह का विज़न है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ नई सौगातें जो है बाड़मेर के लोगों को मिलने वाली है? देखिए, हम ये चाहते हैं कि CSR फंड के तहत, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां वहाँ आ रही है, जी जी, CSR फंड के तहत लोगों के लिए, क्योंकि देखिए एक मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी कम हुए हो भी रहे हैं। जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें बन गई, अब बहुत और भी आगे, जहाँ एक एक रेवेन्यू विलेज को मिलाना आपस में, ढाणियों को मिलाना, कुछ ढाणियाँ पानी से वंचित हो गई है तो हर घर नल की योजना उससे मिलाना, लाइट से कुछ ढाणियाँ वंचित हो गई तो उससे मिलाना, छोटे छोटे सब सेंटर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो भी वहाँ स्वीकृत करवाना। फिर जो विद्यालय है उनमें कक्ष नहीं है तो CSR फंड के तहत कक्ष बनाना। जो युवा हमारे स्थानीय क्षेत्र के हैं और बेरोजगार है, अलग अलग योग्यता के अनुसार उनको भी उन कंपनियों में रोजगार में लगाना। और अभी राइजिंग राजस्थान के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी कंपनियों को, देश विदेश की कंपनियों को बुला करके जो MOU किए, उसमें बहुत सारे हमारे योग्य युवा अन्य विदेशों में जाकर के काम कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ स्किल की कमी नहीं है। हाँ, स्किल डेवलपमेंट तो हमारे क्षेत्र के भी युवा बाहर जाएंगे, काम करेंगे। ऐसा अभी राज्य मंत्री के विश्नोई जी ने एक कैंप रखा था गुड़ामालानी में, वहाँ सैकड़ों युवाओं का सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल, तो युवा बाहर जाएंगे, उनके स्किल का वहाँ सदुपयोग होगा। बिल्कुल, तो सरकार हर दृष्टिकोण से काम कर रही है और हमें वास्तव में ऐसा लग रहा है कि जैसे हम वहाँ खुले, हम कहते हैं आप हमारे काम बताओ और हम आपका काम करें, और हमें बड़ा आनंद आता है। हम इसलिए कहते हैं काम वास्तव में होते हैं। निश्चित तौर, देखिए, काम अगर नहीं हो तो लोग तुरंत कान पकड़ लेते हैं। जनता जनार्दन है, बिल्कुल, लोगों के काम होते हैं तभी लोग आते भी हैं और बोलते भी हैं और उनको आनंद भी आता है। बिल्कुल। अभी कल 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ जयपुर में प्रवासियों का बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो एक साल में भी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। कल सारी चीज आएगी मीडिया में सामने। तो इतने ऐतिहासिक काम हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हुए हैं, बड़े ऐतिहासिक हुए हैं। उसका जनता लाभ भी ले रही है, जनता आनंद भी ले रही है। निश्चित तौर पे, लेकिन बासन पीर जैसे मुद्दे भी काफी हो जाते हैं। अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही है। बाड़मेर और जैसलमेर दोनों जिले भारत के प्रथम जिले हैं, बॉर्डर पर आए हुए हैं। राष्ट्रद्रोहियों की कुछ आबादी पाकिस्तान में चली गई, अन्यथा मिनी पाकिस्तान बन जाता, उससे तुम बच गए। जो लोग अंदर बच गए वो विस्फोटक रूप से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। जिन लोगों ने इनको शरण दी, अब जैसे बासनपी में 2 क्षत्रिय बनी हुई थी, अदूत जी पालीवाल की, रामचंद्र जी छोटा की, बिल्कुल वर्षों पहले बनी है, उन्होंने बलिदान दिया तब बनी है। बिल्कुल, भादरिया और उस गांव के रहने वाले यहाँ आकर के बसे। जैसे जनसंख्या बढ़ी, बढ़ते ही छतरियां तोड़नी शुरू कर दी। तो ये जो घटना है, ये घटना चिंतित करने वाली है। बिल्कुल, डांगरी प्रकरण में एक युवक की बिना कारण के हत्या कर दी। जगह जगह सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना, जैसलमेर में हजारों मुर्गों पर अतिक्रमण किया हुआ, बड़ी बड़ी डिग्गियां बनाई हुई, करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति लूट रहे। कितनी ही बिजली का अवैध रूप से वो दुरुपयोग कर रहे हैं। वाहन चोरी के वाहन लाना और यहाँ लोकल आकर के बेचना, बाहर के धर्मगु आकर के यहाँ तकरीरें देते हैं। यह जो परिदृश्य बदला है, ये निश्चित रूप से चिंतित करने वाला है। इसके प्रति हम सबको चिंता व्यक्त करनी चाहिए। शासन प्रशासन सारे राजनीतिक दलों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि ये घटना सबको एक आगाह करती है कि भविष्य में यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ न हो, उससे पहले चेतने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे एक इंडिकेशन है, इंडिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। स्वरूप सर ने समझा उस इंडिकेशन को, और जो रोकथाम के लिए चीज़ें होनी चाहिए, जो रोकथाम के लिए जो प्रयास होने चाहिए, चैनल के माध्यम से भी सर कह रहे हैं। बहरहाल बातें काफ़ी है, लेकिन समय की भी बाध्यता है। सर, जाने से पहले मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा
राजस्थान प्रदेश के हर नागरिक के लिए, खास तौर से युवाओं के लिए किस तरह से आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं युवाओं से, मेरे भाइयों से यही निवेदन करूंगा, बहनों से भी, कि भारत वर्तमान में प्रगति कर रहा है। शिक्षा और तकनीकी रूप से हमारे युवाओं में बहुत स्किल भी है और उसका सदुपयोग देश में और विदेश में बहुत हो रहा है। तो इस बढ़ते हुए भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक भारत विकसित होगा। तो इस विकसित भारत करने की प्रक्रिया में हम सबको सहयोग करना पड़ेगा, हम सबको सहभागी बनना पड़ेगा। बिल्कुल। देश भी विकसित होगा और हम भी आगे बढ़ेंगे, व्यक्तिगत लाभ भी होगा, राष्ट्रीय लाभ भी। निश्चित बात। तो हम पढ़ लिख करके हमारी जो प्रतिभा है उसका हम सदुपयोग करें। इस समृद्ध होते देश में हम स्वयं समृद्ध बने, देश को भी समृद्ध करें। बिल्कुल। और आजकल पश्चिमी राजस्थान में एमडी और स्मैक का जो नशा है वो हमारी युवा पीढ़ी को खराब कर रहा है। अच्छे पढ़े लिखे युवा एमडी और स्मैक के चक्कर में आकर के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और अपने माँ बाप का जीवन भी वो लील रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, नासाज कर रहे हैं। प्रगति के अवसर है। बिल्कुल। डबल इंजन की सरकार ने प्रगति के अनेक अवसर खोल दिए हैं। बिल्कुल। युवा हमारे महापुरुषों का स्मरण भी रखें, इतिहास भी पढ़ें, नशे से दूर रहें। बिल्कुल। इस प्रगतिशील और विकसित हो रहे देश में सहभागिता निभाएं। बिल्कुल। अपने कौशल का सदुपयोग करें और आगे बढ़ते हुए देश में हम सहभागी कैसे बने, इस संकल्प को सदैव दोहराते रहें। यही मेरा निवेदन है सभी युवाओं से। निश्चित तौर पे बहुत ही सदैव शब्दों में बहुत ही अच्छी बात जो है सर ने कही है कि किस तरह से हम जो भारत अंडर डेवलपिंग है लेकिन डेवलपमेंट की ओर लगातार बढ़ रहा है, उसमें आप किस तरह से योगदान दे सकते हैं। खास तौर से आज की जो युवा पीढ़ी है वो गलत व्यसनों से दूर रह के जो उनका कौशल है उसको और डेवलप करे, अपने स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे और भारत जो डेवलप होने की ओर अग्रसर हो रहा है उसमें अपना अहम योगदान दे सके। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ पधारे और हमसे बातचीत करी और सभी जो बाड़मेर की जनता के साथ राजस्थान प्रदेश के जो लोग हैं उनसे सर ने आज जो है इंटरेक्शन किया। आप लोग लगातार हमारा चैनल देखते रहिए, लोकमत राजस्थान देखते रहिए, कमेंट्स कीजिए, आपके कोई प्रश्न हो वो हमें भेजिए, आप कोई बात या कोई सुझाव देना चाहते हैं वो ही कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स और आपके जो भी सुझाव है वो लगातार देते रहिए। अगली बार मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।